हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज दानिश जफर। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं? अगर सब कुछ एकदम बेहतरीन है, शानदार है, तो चीते की फुर्ती के साथ आप जय हिंद देंगे और जय हिंद के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। तो आ जाओ सारे बच्चे फटाफट जल्दी जल्दी। चलिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पार्ट वन आज हम करने वाले हैं। रूट वर्ड्स लगभग हमने किए, टेंसेस के तीनों पार्ट किए, और आपसे एक उम्मीद है मुझे कि आप सबने इसकी डीपीपीज लगाई होंगी। इन तीन की आपको तीन डीपीपीज मिली होंगी। तो हर क्लास के बाद आपको एक डीपीपी मिलती है, जिसका मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर। उसको प्लीज लगाते रहिए। वीकली टेस्ट में भी काफी माल आपको टेंसेस से मिला होगा, और मंथली टेस्ट में भी आपको टेंसेस से काफी माल मिला होगा। सॉरी। अरे यार, क्या बदतमीजी है ये। ठीक है जी। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमेशा के लिए, कि डीपीपीस, वीकली टेस्ट्स, मंथली, पता नहीं यार आज मेरा बोर्ड दिक्कत दे रहा है। खैर, तो वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपको आगे बहुत सारी दिक्कत आने वाली है, आ सकती है। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा इस चीज़ में। आपका ये बैकलॉग है। अगर किसी ने डीपीपीज नहीं लगाई हैं तो जान लीजिए वो आपका बैकलॉग है। किसी ने वीकली टेस्ट नहीं दिया है तो वो आपका बैकलॉग है, और आप दिन ब दिन पीछे होते चले जाएंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहे, मेरे से क्वेश्चंस क्यों नहीं बन रहे। तो क्वेश्चंस बनना बस खत्म हो जाएंगे, ये पहचान है इस चीज की कि आप अपनी प्रिपरेशन में पीछे रह गए। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आज आप मेरे साथ जानने वाले हैं इनके कॉन्सेप्ट्स, और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस इन पे। साथ ही साथ कुछ वोकैबलरी भी हर दिन की तरह मैं आपके पास लेकर आया हूं। टॉपिक ये एक ऐसा टॉपिक है ना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं तो जान लीजिए कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप इग्नोर करके जा ही नहीं सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पैटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, पढ़ाया जाता है। अगर आपने कभी भी कोई भी कॉम्पैटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करी है और उसमें इंग्लिश आती है, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट उन टॉपिक्स में से है कि वहां आएगा ही। इसको बिना तैयार करे आप नहीं जा सकते। और अगर आपको याद हो तो हमने इसी से अपनी पहली क्लास की भी शुरुआत की थी। ठीक है, यहां तक सारा क्लियर है? आगे बढ़े भाई हम जल्दी से। हाँ, टेंस का कुछ पार्ट बचा है, वो मैं भी पढ़ाता हूँ, पहले वही पढ़ाऊंगा। देखो यार, अब तुम लोगों ने अगर अपने तरीके बना लिए हैं तो आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट।
कोई कह रहा है सर मैं सिर्फ शौर्या 1 देख रहा हूँ और विराट देख रहा हूँ। भाई मैंने थोड़ी कहा तेरे से देखने के लिए। तू अगर अपना मास्टर खुद बन रहा है तो कुछ भी कर ले, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। जो मैंने फॉलो करने के लिए बताया है मैं सिर्फ उसकी जिम्मेदारी आपसे लेता हूँ। अगर आप मेरा शेड्यूल फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो घंटा नहीं होगा। बहुत सिंपल बात है। हाँ, वो कैब नहीं बन रही, कुछ भी नहीं बन रही, सबका एक ही रामबाण है विवेक। कोई मेरे पास इंजेक्शन नहीं है कि तुमने कहा वो कैब नहीं बन रही, मैंने भर के तुम्हारे इंजेक्शन लगाया, तुमने हाँ सर आ गई सारी वो कैब। पागलों वाली बातें मत करो। नहीं बन रही है तो अच्छी बात है, ठीक है, सीट छोड़ दो, 404 सीटें, कोई और उस पर जाएगा। तुमसे नहीं बन रही तो मत बने ना, छोड़ो। तो ये समझो तुम इस लायक नहीं हो कि तुम एनडीए में जाओगे, ठीक है। एक छोटा सा शेड्यूल, अगर एक बच्चा 1.5 घंटे का शेड्यूल फॉलो नहीं कर सकता, सिर्फ 1.5 आवर का शेड्यूल उससे फॉलो नहीं होता है, और ये कह रहा है मैं फौज में जाऊंगा, बताओ झापड़ मारने वाला है कर रहा है ये काम या नहीं कर रहा है। ये कह रहा है 1.5 घंटे का शेड्यूल मेरे से सर मैनेज नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, वो कैब नहीं आ रही मेरे से वो कैब नहीं बन रही, मेरे को ग्रामर नहीं आती, मेरे को रीडिंग नहीं हो रही, और तुझे फौज में भी जाना है। भाई तू झापड़ खाने वाले काम कर रहा है, तू है ही नहीं फौज के लायक। वहां तो गोलियां चलेंगी, ठीक है, बम फट रहे होंगे, फिर कहीं भी ड्यूटी लग सकती है, कभी बर्फ में पड़ा होगा तो कभी रेगिस्तान में पड़ा हो सकता है, और तू वो कैब से डर रहा है। तो भाई कैसे, तेरा लेवल नहीं है। अगर तू ये कह रहा है वो कैब नहीं बननी, तेरा लेवल नहीं है। जिसकी बन रही है उसका लेवल है, वो बना रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। और हाँ बहुत सिंपल सी बात है, छोड़ दो, कुछ और कर लो ना यार। मैं तो देखो बार बार तुमसे कहता हूं मत जाओ फौज में, सबके लिए नहीं है ये जगह यार दोस्त, सबके लिए नहीं है। ये उस आदमी के लिए है जो अपने आप को हर दिन घिसने को तैयार है, अपने आप को हर दिन जलाने को तैयार है, अपने आप को हर दिन फोड़ने को तैयार है। भाई डिफेंस का मतलब ही ये होता है। तुम कभी भी कोई जिंदगी में मार्शल आर्ट भी सीखोगे ना, उसमें तुम इतना मारते नहीं हो जितना पिटते हो। अल्टीमेटली खुद को मजबूत करना होता है, दूसरे वालों को नहीं पीटना होता है। समझ रहे हो। तो जब तुम ये करने के लिए तैयार होगे ना तो तुम्हारे लिए चीजें आसान होंगी, ठीक है। मत जाओ। तो डिफेंस सर्विसेज नहीं है फिर तुम्हारे लिए, कुछ और कर ले भाई, कुछ और कर ले। कहीं भी जाएगा डिफेंस में, चाहे आर्मी में जाओ, नेवी में जाओ, एयरफोर्स में जाओ, लाइफ बहुत ही टफ है और बहुत इंचेंटिंग है। जो चीजें टफ होती हैं वही इंचेंटिंग भी होती है, ठीक है। अब बनिए की दुकान पे तो कोई इंचेंटमेंट तुम्हें मिलेगा नहीं ना, बड़ी सीधी सी बात है। तो अगर तुम्हें क्लास भी चाहिए, बढ़िया भी चाहिए, तो तुम्हें कहाँ मिलेगा वो। आर्मी में मिलेगा, नेवी में मिलेगा, एयरफोर्स में मिलेगा, लेकिन उसके लिए दम लगाना पड़ेगा। तुम कह रहे हो सर दम तो लग नहीं रहा है, तो भैया दुकान खोल लो, उसमें चावल भर लो, आटा दाल चावल भरो, ठीक है, सब खाते हैं, सब बिकते हैं, रोजगार तुम्हें ही मिलेगा, घर की रोजी रोटी चल जाएगी, माँ बाप की उम्मीदें भी चलो हो जाएंगी, लड़के ने कमाना शुरू कर दिया ना। नहीं तो मुझसे ये बातें मत करो, मेरे से वो कैब नहीं बनती, मेरे से ये नहीं बनता, मेरे से वो नहीं बनता। कोई तुम्हें दुनिया की अलग चीज नहीं दी जा रही है ना, बना रहे हैं बच्चे, सिलेक्शन मार रहे हैं। कोई ऐसे भी हैं जो मेडिकल में 720 में 720 लेके आ रहे हैं, ऐसे भी हैं। तुमसे 720 तो नहीं लाके देने को तुमसे कहा जा रहा है, तुम उसमें भी रो रहे हो। है यार, आते ही क्लास में मूड खराब कर देते हो, ऐसा रोतलू बच्चा है ना। भै साला, फौजी बनेंगे ये फौजी। कभी ना अभी अपने शीशे में देख अपने आप को जाके और पूछ अपने आप से, तू है फौजी बनने लायक। फौजी नहीं करूंगा स्टार्ट क्लास पर भाकर, नहीं पढ़ाऊंगा, मर्जी मेरी, नहीं है मेरा मन तुम्हें पढ़ाने का, तुम हो ही ना इस लायक। चैट बंद करूं पहले तुम्हारी। तुम्हें ये सपना तुम्हारे माँ बाप ने दिखाया है क्या, पेरेंट्स मार रहे हैं क्या कि तू फौज में जा, फौज में जा, फौज में जा। तेरे पेरेंट्स कह रहे हैं क्या तेरे से, तेरा खुद का सपना है और तेरे से दम नहीं लग रहा। दोगला है क्या, अपने अंतर मन में नहीं झांका क्या, इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया क्या, ये नहीं देखा क्या कि तुझे जिंदगी से क्या चाहिए। भाई तुझे जो चाहिए ना जिंदगी से, तू वही कर पाएगा। अगर तेरे पेरेंट्स तुझे जबरदस्ती आर्मी में घुसेड़ रहे हैं तो मत जा, वो कर जो तेरा मन है, लड़ जा, भिड़ जा, पर वो कर जो तेरा मन है। जिंदगी तेरी है, कल नाकामयाब हो गया ना तो भी ये पेरेंट्स तुझे ही बुरा कहेंगे, और कल कामयाब हो गया तो ये पेरेंट्स तुझे गले लगा लेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, ये जिंदगी तेरी है। और अगर ये तेरा खुद का सपना है कि सर मुझे आर्मी, एयरफोर्स या डिफेंस की किसी भी सर्विसेज में जाना है, तो यार अपने सपने की रिस्पेक्ट तो कर, अपने अल्फाजों की रिस्पेक्ट तो कर, जो सपना देखा है उसकी रिस्पेक्ट तो कर। उसकी रिस्पेक्ट कैसे होगी, ये सोच के कि मैं कर जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वो क्या आप क्या याद करनी सर, 20,000 वर्ड याद करने, मैं 25 करके दिखाऊंगा।
ये होता है एटीट्यूड। ये एटीट्यूड हो जाएगा, अपने आप सेलेक्ट हो जाओगे। और जब तुम्हें 5,000 वर्ड भी दिए जा रहे हैं, तुम कह रहे सर अगर सिर्फ शौर्या बैच लगा लूं तो मेरा हो जाएगा, घंटा नहीं होगा तेरा कभी। तेरा एटीट्यूड खराब है ना। दुनिया में चीजें एटीट्यूड से जीती जाती हैं, समझ रहे हो। दुनिया की सबसे बड़ी जंगें आज तक एटीट्यूड से जीती गई हैं। जिसके पास अच्छा एटीट्यूड नहीं है ना, वो कुछ नहीं कर सकता। उसे दुनिया की तुमने ऐसे लोग नहीं देखे जिनके बाप दादा के पास करोड़ों रुपया था और वो पैसा जब उनके बच्चों के हाथ में आया उन्होंने सब बर्बाद कर दिया क्योंकि एटीट्यूड खराब था। और ऐसे बच्चे भी तुमने देखे होंगे जिनके बाप दादा ने जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ मेहनत करी, हार्ड वर्क किया, मजदूर थे, किसान थे, उनके बच्चे भाई जहाज उड़ा गए। क्यों उड़ा गए? एटीट्यूड अच्छा था। जीवन में अगर एटीट्यूड अच्छा रखोगे ना तो जिंदगी आसान रहेगी। एटीट्यूड इज 10% वॉट हैपन्स टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। इंपॉर्टेंट यह है कि तुमने चीजों पे कैसे रिएक्ट करा, ये नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। जो तुम्हारे साथ हुआ है उससे बहुत ज्यादा बुरा किसी और के साथ हो चुका है और उसने उसी बुरे में बहुत सुंदर करके दिखाया है, समझे। तो एटीट्यूड मैटर्स। चलो बस बहुत बातें हो गई तुमसे। चलिए तो पहले बात करेंगे लास्ट क्लास में जो टेंसेस का एक छोटा सा पोर्शन छूट गया था ना हमारा, उसको हम डीपीपी में कवर करेंगे। ठीक है, याद दिला दीजिएगा, पेस्ट का एक पोर्शन था डीपीपी में कवर करेंगे। अभी हम फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। एक क्विक रिवीजन कराऊंगा जो मैंने आपको क्लास फर्स्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ाया था। तो मैंने बताया था किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको चाहिए होता है एक सब्जेक्ट और एक उसके साथ चाहिए होती है वर्ब। जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीजें मिल जाती हैं तो हमारे पास बन जाता है सेंटेंस। अब एक बात आपने और जानी थी, वो क्या जानी थी कि अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो ये वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। साथ ही साथ आपने जाना था अगर ये सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब भी होगी प्लूरल, है ना। और इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट वर्ब का एक अग्रीमेंट है। और वो अग्रीमेंट क्या है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ये हमेशा का अग्रीमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब का। इसके बेसिस पे आपके पास एक टेबल बन के आ जाती है, जो टेबल मैंने आपको पहले भी कराई थी। याद आ रहा है कुछ इस टेबल को देख के? जिन्होंने पहली क्लास देखी होगी उन्हें याद होगा। वी लव होता है लेकिन ही लव्स होता है, शी कम्स होता है लेकिन यू कम होता है, इट वर्क्स होता है लेकिन दे वर्क होता है, बर्ड्स फ्लाई होता है लेकिन बर्ड फ्लाइज होता है। इसको समझने का एक आसान तरीका ये बताया था कि अगर एस और एस यहां लगता है तो यहां नहीं लगता है, यहां नहीं लगता है तो यहां लग जाता है ना। क्योंकि 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 all the verbs are naturally plural। जितनी वर्ब्स होती है ना वो पहले से प्लूरल होती हैं, अगर आप उनके साथ एस और यस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती हैं। इसलिए इन सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और यस वाली वर्ब आपको यहां देखने को मिली। फिर मैंने आपको बताया था आई के कुछ केसेस, कि आई वैसे तो सिंगुलर होता है पर अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं आई गो, आई वर्क, आई कम, आई ईट। इन सब के साथ आप यूज करते हैं आर,
इन सब के साथ आप यूज करते हैं इस, और आई के साथ एम। इन सब के साथ आप यूज करते हैं वर, इन सब के साथ आप यूज करते हैं वॉस, और आई के साथ वॉस। इन सब के साथ आप यूज करते हैं हैव, इन सब के साथ आप यूज करते हैं हैज, और आई के साथ हैव। ये टेबल मैंने बहुत गहराई से एक्सप्लेन करी थी, एग्जाम्पल्स भी दिए थे आपको अपनी सबसे पहली क्लास में जहां पढ़ाना शुरू करता, 8 यूनिवर्सल रूल की। अब ये बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, और नहीं है तो थम्स अप, पीडब्ल्यू और टाइगर बना दीजिए, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उन एक्सेप्शंस की जहां पे ये रूल ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप उसे गौर से देखेंगे और मुझे बताएंगे अगर कोई गलती लग रही है तो। जैसे neither the man nor his sons has or have come to the party। जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर हैज होगा ए या हैव होगा बी। जरा अपने कॉमन सेंस से बताइए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ए या बी? अच्छा भाई, मिले जुले रिप्लाई आ रहे हैं। चीतों का मतभेद है, कुछ कह रहे हैं हैव होगा, कुछ कह रहे हैं हैज होगा। देखिए यहाँ पे जो यूज होगा ना, यहाँ पे बच्चा यूज हो जाएगा आपका हैज। रीजन क्या है? सॉरी, यहाँ पे यूज होगा हैव, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। रीजन क्या है याद रखिए, नाइदर या आइदर के केस में, नाइदर नॉर या फिर आइदर और के केस में वर्ब शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्लोजर टू इट। उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी जो वर्ब के क्लोज होगा, मतलब शॉर्ट फॉर्म में समझे तो बाद वाले के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखूं, आइदर द गर्ल और हर फ्रेंड्स हैज या हैव अराइव्ड, या तो लड़की या फिर उसके दोस्त आ गए, तो आप यहां पे भी हैव मतलब प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिए, आइदर और नाइदर नॉर के केस में बाद वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। अगर मैं यहां पे फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स कर देता, अगर मैं यहां पे लिखता हर फ्रेंड, तो यहां पे हो जाता हैज अराइव्ड। ठीक है, तो अगर आप सिंगुलर लिखेंगे तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर आप प्लूरल लिखेंगे तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। ये बड़ा सिंपल है, तो बस बाद वाले के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगा देनी है, नाइदर नॉर और आइदर और के केस में। इतनी बात समझ में आ गई, फिर से थम्स अप, पीडब्ल्यू और टाइगर बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे चीते की फुर्ती के साथ।
नेक्स्ट देखो, अब मैं बहुत सारे सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, इन्हें जरा ध्यान से देखना और तुम्हें पता चलेगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कितना वास्ट हो सकता है, कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। ध्यान से देखना और अपने आंसर्स अपने पास लिखते रहना। ठीक है, अराउंड 10 क्वेश्चंस होंगे, तो तुम्हें ये देखना है 10 में से तुम्हारे कितने सही हुए, मैं लास्ट में तुमसे पूछूंगा। पहला क्वेश्चन। दो ही ऑप्शन है बस। पता नहीं इस पोर्शन में ना मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, कुछ मेरे स्मार्ट बोर्ड में आज दिक्कत हो गई है, या आज इतना स्मार्ट नहीं रहा जितना ये है।
तो भाई यहाँ पे मैंने आपको 8 क्वेश्चंस दिए हैं, हर क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन है, अपना आराम से देखिए इसको, 1 मिनट का समय है, ठीक है, और अपने आंसर्स अपने पास रखिएगा, ठीक है। लेट्स सी कि कौन सही आंसर देता है, किसके सारे सही होते हैं। चलो जल्दी जल्दी दिमाग लगा के सोच लो। यहाँ पे एक ऑप्शन और लिख देते हैं, चलिए, जस्ट 1 मिनट। तो आइए देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए आपको बस ये देखना है कि दो लोग हैं या एक लोग है, ठीक है। जब आपने पहले देखा था पोएट एंड राइटर, तो ये एक ही आदमी है। अब आप कहोगे सर कैसे पता, अगर ये दो आदमी होते ना, दोनों के साथ दा लगा होता, ऐसे होता द पोएट एंड द राइटर, या फिर हो सकता था द पोएट एंड आ राइटर। मतलब यहां पे कुछ ना कुछ डिटरमाइनर होता, तो ये दो आदमी होते, अभी ये एक ही आदमी है। जो पोएट है वही राइटर है, तो द पोएट एंड राइटर वर्क्स रिलीजियसली, आंसर इज बी। जो पोएट है वही राइटर है, दोनों के लिए एक ही आया है। अगर ये दो होते तो मैंने क्या बताया, इसके साथ कुछ और होता, ठीक है। तो पहले वाले में आपने लगाया वर्क्स, सिंगुलर वर्ब। दूसरा दूसरा कहता है रमन एंड रहीम इज और आर गुड फ्रेंड्स। तो अब ये तो क्लियरली दिख रहा है दो लोग हैं, रमन एंड रहीम, तो हम कर देंगे आर गुड फ्रेंड्स, और यहां पे आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगला है टाइम एंड टाइड वेट या फिर वेट्स फॉर नन। ये थोड़ा ट्रिकी है। देखिए यहां पे कहने का मतलब है ना ही समय किसी का इंतजार करता है, ना ही लहर किसी का इंतजार करती है। ये जो टाइड है ना, इसका मतलब है लहर। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ना ही समय किसी का इंतजार करता है, ना ही लहर किसी का इंतजार करती है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो टाइम एंड टाइड, ठीक है। बट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट फॉर नन, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब एक चीज होती है कॉम्बो, जैसे ये ब्रेड एंड बटर है, ये क्या है, ये कॉम्बो है। ये एक की बात नहीं हो रही है, कह रहा है मेरा ब्रेड और बटर फेवरेट ब्रेकफास्ट है, तो ये ब्रेकफास्ट में ब्रेड एंड बटर खाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि सूखी ब्रेड खाता होगा, उसके बाद कच्चा मक्खन ऐसी खा लेता होगा, है ना, अमूल लिया, फाड़ा, कस 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 कचाप गया और फिर लौट गया, अंदर जाके लग गया ब्रेड पे बटर, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये क्या है, ये लगा के खाता है, ब्रेड पे बटर को लगा के खाता है, एक कॉम्बो है। और इसलिए आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, इस। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप मैकडोनल्ड्स में या कहीं पे भी जाते हैं, वो आपको कॉम्बो देता है, कॉम्बो एक ही होता है, उसके अंदर फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, ये सारी चीजें 3-4 होती हैं उसके अंदर, बट वो कॉम्बो एक ही होता है। तो कॉम्बो एक है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का आप इस्तेमाल करेंगे। ऐसी द हॉर्स एंड कैरेज। अब कैरेज क्या होता है, घोड़ा बग्गी। तो ऐसा नहीं है घोड़ा अलग आ रहा है अपना हिनहिनाता हुआ, बग्गी अलग आ रही है कहीं घूमती हुई, ऐसा नहीं है, कॉम्बो है ये। क्या है ये, दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, कॉम्बो हैं। तो कॉम्बो के सेंस में सिंगुलर वर्ब, तो द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द गेट, क्योंकि घोड़ा और बग्गी साथ में आएंगे, ये कॉम्बो है, इसका इस्तेमाल करेंगे। अगला है राइस एंड करी आर और इज केप्ट इन द फ्रिज। तो राइस एंड करी, अब यहां पे आप आर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये कॉम्बो नहीं है, इसको रेफ्रिजरेटर में रखा जाने जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है, तुमसे मम्मी ने कहा बेटा जो कड़ी चावल बचे हैं जरा उसे फ्रिज में रख देना, तुमने कहा अच्छा मम्मी, तुमने कड़ी ली, जो कड़ी वाला बर्तन था उसमें जो चावल का पतीला था या कुकर था वो लौट दिया, सारे मिक्स करके रख दिए। क्या करेंगी मम्मी तुम्हारा, भाई मेरी मम्मी तो कचूमर बना देंगी मेरा, ठीक है, माइक्रोवेव में डाल के लगा देंगी 360 डिग्री पे, समझ रहे हो। तो ये क्या है, राइस एंड करी आर केप्ट इन द किचन, है ना, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कॉम्बो नहीं है, ये अलग अलग है, राइस अलग रखा गया है, करी अलग रखी गई है, तो ये कॉम्बो है।
ठीक है। नेक्स्ट, मनी एंड फेम। अब देखो ये क्या है, पैसा और शोहरत। ये पैसे तो अलग अलग चीज है, पैसा अलग चीज है, शोहरत अलग चीज है, बट अल्टीमेटली ये आते साथ में हैं और ये कॉम्बो की तरह काम करते हैं। क्या चाहिए तुम्हें, इज्जत, पैसा, शोहरत, तो ये सब एक साथ बोले जाते हैं, कॉम्बो है बेसिकली। तो हॉर्स, मनी एंड फेम इज लव्ड बाय ऑल, आप इसे इज भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये कॉम्बो है और बहुत सिंगुलरली इसे यूज किया गया है, मनी एंड फेम इज लव्ड बाय ऑल। ठीक है, तो आर नहीं कहेंगे, दो अलग अलग चीजें हैं ये, फिर भी ये कॉम्बो है क्योंकि इसे ऐसे यूज किया जाता है इंग्लिश में। ठीक है, डिटर्मिनेशन एंड ऑनेस्टी। डिटर्मिनेशन एंड ऑनेस्टी, अब ये दो अलग अलग क्वालिटीज है। अब एक बात सोचो, अगर किसी के अंदर डिटर्मिनेशन है तो क्या जरूरी है उसके अंदर ईमानदारी भी हो? अगर कोई दृढ़ संकल्प से किसी चीज के पीछे लगा हुआ है तो जरूरी तो नहीं है कि वो ईमानदारी से भी लगा होगा। ठीक है, चोर भी डिटर्मिनेंट होता है पर ईमानदार तो नहीं होता। बहुत सारे आतंकवादी भी डिटर्मिनेंट होते हैं पर ईमानदार तो नहीं होते। तो ये दो अलग अलग गुण हैं, दो अलग अलग क्या है, ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, ये कॉम्बो नहीं है, ये दो अलग अलग गुण हैं, दो डिफरेंट वर्च्यूज हैं। तो डिटर्मिनेशन एंड ऑनेस्टी पे डिविडेंड। अब आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्लियर है तो थम्स अप दीजिए, पीडब्ल्यू दीजिए, टाइगर बना दीजिए, डाउट है, दुविधा है, शक है, तकलीफ है, दर्द है, खाज है तो पूछ लीजिए फटाफट। अरे ठीक है भाई, अपने अपने नंबर मत बनाओ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बस ये बता दो क्लियर हो गया। एन डी लिख दो, नो डाउट, फटाफट, अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो डाउट पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी ना सीधे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा है हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, बहुत सारा पढ़ेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के थ्रू बहुत ज़्यादा लर्निंग आएगी आपको। ठीक है, इसमें आप दिमाग भी लगाएंगे अपना और मैं कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा आपको। लेट्स गो फॉर इट, कौन कौन इसको सही कर पाता है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वी नीड। अब ये मजेदार क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में ही आपको पटके आ सकती है। वी नीड मतलब सेंटेंस प्रेजेंट का है, तो पास्ट वाले तो लेके नहीं जाएंगे, एक ही बचा, इस आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पे कह रहा है व्हाट वी नीड। अब यहाँ पे तुम्हें लगेगा सर एनलाइटनमेंट भी है और सेंसिटिव सेंसिटिव लीडर्स भी है, बट व्हाट वी नीड, हमें क्या चाहिए? तो हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो क्या है, इस लीडर्स, ऐसे लीडर्स जिनकी ये दो क्वालिटी है। जैसे व्हाट वी रिक्वायर इज बैट्स that can score runs।
क्या कह रहा है, हमें किस चीज की जरूरत है, वॉट वी रिक्वायर इज बैट्स, हमें किस चीज की जरूरत है, बल्लों की जरूरत है, ऐसे बल्ले दैट कैन स्कोर रन्स, जो कि रन बना सकते हो, ऐसे बैट्स जो कि रन बना सकते हो। तो यहाँ पे आपने इसका इस्तेमाल किया, इसका। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा ए। समझ आ गया? तो एन डी डाउट, नो डाउट लिख दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं देखो, यहाँ पे रट के काम नहीं होगा, जब तक आप ना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भावना नहीं समझेंगे सेंटेंस की, आपसे नहीं बनेंगे ये क्वेश्चंस। आपने देखा कि लीडर्स हैं, मैं यहाँ पे आर लगा दूं, गलत हो गया। आपने सोचा सेंसिटिव और एनलाइटेंड है, तो लगा दूं, नहीं। वो चीज एक ही चाहिए, उसमें बहुत कुछ हो सकता है। जैसे मैं कहूं वॉट आई वॉन्ट इज अ लॉट ऑफ मनी एंड पावर, तो ये मैं इसे एक ही चीज की तरह देख रहा हूँ, वॉट आई वॉन्ट, मुझे वो एक ही चीज चाहिए, बहुत सारा पैसा और पावर, दैट इज वॉट इट मीन्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो देखो ये भावनाओं का खेल होता है अंग्रेजी, बचपन से 55 आ जाता है, लोगों से बनती नहीं है ये। अब देखो ऐसे ऐसे गधे हैं कि अगर कहीं लिखा हुआ दिख गया ना राइस एंड करी, ऐसे ऐसे गधे हैं कि इन्होंने अपने दिमागों पे छाप लिया कि ये कॉम्बो होगा। अब एक गधो, तुम्हारे यूज करने पे वो कॉम्बो होता है। मैंने मैकडोनल्ड्स का भी एग्जाम्पल दिया था, जहां पे आप जाके बोलते हैं भैया एक कॉम्बो फॉर वन दे दो, तो वो उसमें एक बर्गर देगा, थोड़े से फ्रेंच फ्राइज देगा और कोल्ड ड्रिंक देगा, तीन चीजें हो गई, पर वो कॉम्बो एक है। एक ही कॉम्बो का आपको चार्ज किया जाएगा। पर तुम चाहो तो उसे अलग अलग भी तो ले सकते हो, तुम कह दो भाई साहब कॉम्बो नहीं चाहिए मुझे, फ्रेंच फ्राइज नहीं खाता मैं, खाली एक बर्गर दे दो मुझे, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक दे दो बस, तो वो कॉम्बो नहीं होगा। गधेपन की बात मत किया करो गधो, इतने मोटे मोटे गधे हो तुम, पतले गधे नहीं हो, मोटे गधे हो, मोटे, अकल के साथ साथ सब कुछ मोटा हो चुका है तुम्हारा। अभी बताता हूँ, पहले ये आंसर बता दूं। देख लो इसे, यहाँ पे राइस एंड करी कॉम्बो है, मिला के खाते हो, पर यहाँ पे खाने की बात हो रही है, फ्रिज में रखने की बात हो रही है। जब फ्रिज में रखने जाते हो तो मिक्स कर देते हो क्या उसे? इतनी अकल नहीं है तुम्हारे पास कि ये कॉम्बो की तरह यूज हो रहा है, इंडिविजुअली फ्रिज में रखा जा रहा है, इतनी अकल नहीं है तुम्हारे पास। बताओ मुझे, है इतनी अकल है तुम्हारे पास या नहीं है? ये कॉम्बो है या नहीं है कॉम्बो, बताओ। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे वेट फॉर नन करेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेट फॉर नन करेंगे, लोग वेट्स फॉर नन बोल देते हैं इसे अक्सर। राइस एंड करी कॉम्बो होता अगर मैं कहता, अगर मैं ये कहता राइस एंड करी इज फेमस इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, तो फेमस डिश है यहाँ की कड़ी चावल, कड़ी चावल कहोगे, वो पत्ते में लगा के तुम्हें कड़ी भी देगा, साथ में चावल भी डाल के देगा, उसके ऊपर प्याज भी रखेगा और चटनी भी लगाएगा, तो वो एक अलग चीज है। यहाँ पे वो उसकी बात थोड़ी हो रही है।
सवाल का स्तर इतना गिर गया है ना तुम्हारे। देखो भाई, हमें पता होता है सिर्फ 400 सीट है ना। तुम्हारे सवाल का जब स्तर गिरता है ना, तो हमारा, हमें लगता है कि ठीक है, हमें आगे पढ़ाना चाहिए। तुम्हारे सवाल का स्तर इतना गिर गया है, कोई मुझसे पूछ रहा है इडली सांभर कॉम्बो है, कोई पूछ रहा है, मतलब है तो 50 चीजें कॉम्बो हो सकती है ना। पर ये तुम्हारे सवाल का स्तर गिर गया है। ठीक है, ये चीजें तुम यहाँ तो कर रहे हो, चलो सही है। एसएसबी में धक्के दे के निकाल दिए जाओगे इन्हीं हरकतों के साथ अगर जाओगे तो। बाकी तुम्हारी इच्छा है। कह रहा है राहुल, कौन हु इज क्रेडुलस ऑफ ऑल हिज सिबलिंग। क्रेडुलस का मतलब है हु ट्रस्ट अदर्स इजली, जो दूसरों पे आसानी से विश्वास कर लेते हैं। हु इज क्रेडुलस ऑफ ऑल हिज सिबलिंग्स इज फिलिंथ्रोपिस्ट। तो इस क्यों आया, क्योंकि राहुल के लिए ही ये आया है, राहुल के लिए। कितनी बार ऐसा होता है कि आपको वर्ब को ध्यान से देखना होगा कि वो किस सब्जेक्ट के लिए लगा है। जैसे मैंने कहा, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, द मैन हु हैज वन एवरीथिंग। अब बच्चे को लगता है द मैन हु हैज वन, तो ठीक है, मैन के हिसाब से हु हैज वन आ गया, जिसने सब कुछ जीता है। तो एवरीथिंग के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगानी है आपको, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैन के अकॉर्डिंग हो जाएगा वॉन्ट्स। ठीक है, द मैन हु हैज वन एवरीथिंग वॉन्ट्स टू लीव नाउ। तो आपको हमेशा देखना है कि सब्जेक्ट क्या है और उसकी वर्ब क्या है। तो सब्जेक्ट के साथ उसकी वर्ब को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। आज एक आध ब्लॉक होगा तुम्हारे यहाँ से, ये नहीं पता मुझे कौन होगा। मेरे मूड में आ गया तो एक आध को मैं ब्लॉक करा दूंगा। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जेनरस। रीडिंग कर लिया करो गरीबों। जेनरस, काइंड। डेंगी वॉज नॉट द ओनली कॉज ऑफ कंसर्न, देयर इज मीजल्स टू। अब यहाँ पे आपने इस क्यों किया, क्योंकि मीजल्स क्या है, एक डिसीज का नाम है, इट्स नेम ऑफ अ डिसीज। अब डिसीज क्या होती है, देखिए डिसीज क्या होती है। ये मीजल्स में छोटी माता जिसे आप कहते हैं, घमौर मतलब चेहरे पे सब तरफ छोटे 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 दाने निकल आते हैं, इसे खसरा भी कह सकते हैं। तो उसे इंग्लिश में मीजल्स कहते हैं। ये एक बीमारी का नाम है, ये हमेशा ऐसी लिखी जाती है, प्लूरल लिखी जाती है, बट ये एक बीमारी का नाम है। जैसे ट्यूबर क्लोसिस होता है, ट्यूबर क्लोसिस टीबी, तो ट्यूबर क्लोसिस को में आप एस लगाते हैं, डायबिटीज में एस लगाते हैं, पर वो होता सिंगुलर है। ऐसी ही मीजल्स है, ये है सिंगुलर पर इसके साथ एस लगता है। तो आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब इसका इस्तेमाल करेंगे। ए इज द करेक्ट आंसर, मीजल्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगी। अगला देखिए। हाँ, एक बार रुको यार, इसको यार, इसका ना मैं रीपोल दे रहा हूँ आपको, चैट बंद करके पढ़ाऊंगा यार। इसका रीपोल दे रहा हूँ आपको।
ठीक है भाई, पोल रोक रहा हूँ। ये आपने सही पकड़ा के, क्योंकि यहाँ पे वॉज है तो आगे भी वॉज ही होगा। वर्ब सिंगुलर रहेगी पर पास्ट में रहेगी। ठीक है, इसका आंसर डी ही होगा। ठीक है, ये देखने में हमेशा प्लुरल होता है, आंसर इसका डी ही होगा। चैट बंद कर रहा हूँ यार, बहुत बेकार कमेंट आ रहे हैं तुम्हारे। अलोंग द नॉर्थर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, देखो भाई, इन क्वेश्चंस में ना एक चीज बस देखनी होती है, सब्जेक्ट, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब। यहाँ पे सब्जेक्ट देख लो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द हिमालयास, यही तो सब्जेक्ट है, और कोई सब्जेक्ट तो नहीं है। अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ये सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता, सब्जेक्ट नाउन इक्विवेलेंट होता है। ये तो सब्जेक्ट क्या है, द हिमालयास, और इसके साथ आएगी प्लूरल वर्ब, तो ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। अब लाए बचा या वर लाए। वर लाए हो नहीं सकता, क्योंकि आपने एट यूनिवर्सल रूल में मेरे साथ पढ़ा था कि जो वर है ये फॉर्म ऑफ बी है, इसके साथ या तो आईएनजी आती है या फिर थर्ड फॉर्म आती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक ही आंसर बचा, इसे आप एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, इसका आंसर बी हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया लाए, लाए का मतलब है कि वहां पे हैं हिमालयास। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, सब्जेक्ट देखना है, उसका वर्ब देखना है। फालतू कमेंट कोई नहीं करेगा। समझ आ गया है तो एनडी दे दीजिए, नो डाउट, और डाउट है तो पूछ लीजिए। देखो मैं ब्लॉक करा दूंगा सीधे आज, अगर किसी ने कुछ भी फालतू बात करी। हाँ, बस इतना बता दो। पोल नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, नहीं आ रहा ना पोल, तुम सोचो ही मत कि तुम्हें पोल की फैसिलिटी दी गई है। अगर पोल नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा तो तुम्हारा नेट खराब है, पोल नहीं आ रहा तो अपने पास क्वेश्चन नोट कर लो। बहुत सिंपल है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। भाई अगर तुम्हें लगता है हिमालयास सिंगुलर होता है, तो हमेशा तुम हिमालयास को सिंगुलरली यूज कर लो। मैंने यही पढ़ा है, मेरा ज्ञान यही कहता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ अगर आपको ये गलत लगता है, भाई अपने 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 हिसाब से अंग्रेजी पढ़ लो। हमने यही पढ़ा है, हमें यही आता है। अगर तुम्हें लगता है ये गलत है, एग्जाम में हिमालयास के साथ इस लगाना, कट जाएगा, कट जाएगा तो खुद ठीक हो जाओगे, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, जिनको लगता है हिमालयास सिंगुलर है, भाई सिंगुलरली यूज कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते। द वैरायटी ऑफ पिकल्स, अब देखिए इसे कहते हैं केस ऑफ सूडो सब्जेक्ट। ठीक है, कैसे, जरा समझने की कोशिश करिए। द क्वालिटी ऑफ, दिस टाइप ऑफ, द क्वांटिटी ऑफ, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं क्या, सूडो सब्जेक्ट।
सूडो सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? ये देखने में सब्जेक्ट लगते हैं पर ये है नहीं। जैसे द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज और आर नॉट गुड। तो आप बेसिकली एप्पल्स की बात नहीं कर रहे, आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही दिस टाइप ऑफ मशीन्स आर और इज सोल्ड हियर। तो आप मशीन्स की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? टाइप की बात कर रहे हैं। दिस टाइप, और टाइप सिंगुलर है इसलिए आप यहां पे सिंगुलर वर्ब इसका इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही द क्वांटिटी ऑफ राइस एंड शुगर इज एप्रोप्रिएट। तो आपने इस क्यों कहा? क्योंकि आप क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, आप राइस और शुगर की बात नहीं कर रहे हैं। द क्वांटिटी इज एप्रोप्रिएट, और वो किस चीज की है? राइस एंड शुगर की। ऐसे ही आप यहां पे टाइप की बात कर रहे हैं जो यहां पे बेचा जाता है, ना कि मशीन्स। ठीक है, ऐसे ही आप यहां पे क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ना कि एप्पल्स की। ऐसे ही यहां पे आप वैरायटी की बात कर रहे हैं, सो वैरायटी हैज अट्रैक्टेड। पिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखते हैं। क्लियर है तो थम्स अप दीजिए, पीडब्ल्यू टाइगर। डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ईच बॉय बर्न द मिडनाइट ऑयल टू स्कोर वेल। तो जहां भी आपको ईच दिख जाए, एवरी दिख जाए, समवन, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, या शॉर्ट में समझ लो, जहां भी तुम्हें बडी या वन दिख जाए, तो उन सारे केसेस में तुम हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज, बाकी सारे प्लूरल है। हैज बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल एक ईडियम है, इसका मतलब होता है वर्कड हार्ड, मेहनत करना रात में जाग जाग के। ठीक है, रात में जाग जाग के मेहनत करने को बर्न द मिडनाइट ऑयल कहते हैं। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल आप ऐसे भी लिख सकते थे, वर्ब सिंगुलर ही आएगी क्योंकि ईच और एवरी के केस में हम इंडिविजुअली सबको ले रहे होते हैं कि ईच बॉय मतलब हर लड़का, ईच गर्ल हर एक लड़की, इस तरीके से हम इसे लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सूडो प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब होगी, सिंपल है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अभी भी आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, हैज। कह रहा है हर एक बॉय, हर एक लड़का हैज ब्रॉट हिज एंड हर। देखो यहाँ पे प्रोनाउन भी सिंगुलरली यूज हुआ ना, हिज यूज हुआ बॉय के लिए,
हर यूज हुआ गर्ल के लिए, तो वर्ब भी सिंगुलरली ही यूज होगी, सिर्फ इसमें सिंगुलर वर्ब आ सकती है कि हर एक लड़का और हर एक लड़की ने क्या किया, अपना एग्जाम असाइनमेंट सबमिट कर दिया। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। असाइनमेंट्स है तभी भी सिंगुलर ही आएगा, क्योंकि किसी के एक से ज्यादा असाइनमेंट भी हो सकते हैं। अब कह रहे हैं नाइदर ऑफ हिज फिंगर इज एज अजाइल एज दे यूज टू बी। अब देखो, एक बात याद रखो, नाइदर नॉर और आइदर और, इनका मतलब चाहे आप मेंशन करें या ना करें, टू ही होता है, क्योंकि नाइदर का मतलब दो से होता है, आइदर का मतलब भी दो से होता है। जब हम कहते हैं नाइदर ऑफ द, तो हम दो की बात कर रहे होते हैं। जब हम आइदर ऑफ द कहते हैं तब भी हम दो की बात कर रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा, तो नाइदर ऑफ द कार्स या आइदर ऑफ द गर्ल्स, इसका मतलब है दोनों में से कोई एक कार, और आइदर ऑफ द गर्ल्स का मतलब है दोनों में से कोई एक लड़की, है ना। तो दोनों में से एक की बात हो रही है। अब जब दो में से एक की बात हो रही है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। नाइदर ऑफ द कार्स लुक्स एक्सपेंसिव, देखने में दोनों में से कोई भी कार एक्सपेंसिव नहीं लग रही। तो आपने लुक्स क्यों कहा? कार तो दो हैं पर एक भी एक्सपेंसिव नहीं लग रही, तो आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे आप आइदर ऑफ द गर्ल्स का करते हैं। जब आपने कहा आइदर ऑफ द गर्ल्स, दोनों में से आइदर ऑफ द गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, क्या मतलब हुआ? दोनों लड़की इंटेलिजेंट नहीं है, दोनों में से एक इंटेलिजेंट। तो लड़कियां तो दो हैं, इंटेलिजेंट एक है, तो वर्ब सिंगुलर और गर्ल्स प्लूरल। ऐसे ही कार्स तो दो हैं पर दोनों में से एक भी एक्सपेंसिव नहीं लग रही है। तो ये आप याद रखिए, जो रटना चाहता है वो रट ले इसको। क्या? नाइदर ऑफ द, आइदर ऑफ द, वन ऑफ द, ईच ऑफ द, है ना। ऐसा आपको कहीं भी कुछ भी दिखता है ना, एक और लिख देता हूं इसमें, एवरी वन ऑफ द, रट लो, है ना। जो लोग को लगता है सर हमसे इतना दिमाग नहीं लगता, दिमाग हमने कहीं और लगा रखा है, रटवा दो, तो भाई तुम इनके साथ रट लो, प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। और जो सच में समझना चाहते हैं उनको मैंने यहां पे समझाया है कि भाई बात यहां पे दो की होती है या दो से ज्यादा की, पर सबको इंडिविजुअली लिया जाता है। एक एक एग्जाम्पल इसका भी देख देता हूं, जैसे वन ऑफ दीज मैन इज अ थीफ।
तो क्या कहा, ये प्लूरल रहा पर ये सिंगुलर रहा। क्योंकि आदमी बहुत ज्यादा है, उनमें से एक की बात हो रही है। ऐसे ही आपने कहा ईच, ईच ऑफ, these substances is found in India। तो इनमें से हर एक पाया जाता है, हर एक। इंडिविजुअली आप बात करें इसलिए आपने इस का इस्तेमाल किया, आप यहां पे आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, चाहो तो इसे रट लेना, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब लगा देना। ये देखो, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। नहीं तो भैया ये मैंने आपको समझा दिया। तो अब यहां पे दिक्कत क्या है, अब प्रॉब्लम है यहाँ पे पार्ट ए में, नाइदर ऑफ हिज फिंगर्स, इस तो सही लगा है, पर इसकी दो उंगलियां थोड़ी हैं, दो से ज्यादा हैं ना। किसी की दो उंगलियां होती हैं, वो भी इंसान की, इंसान की बात हो रही है। तो दो उंगलियां नहीं है भाई उसकी, दो से ज्यादा है, इसलिए आप नन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि नाइदर का इस्तेमाल मैंने आपको पहले बताया था दो के लिए होता है। ठीक है, यहां पे आप नन का इस्तेमाल करेंगे। नन होता है मोर देन टू के लिए, और यहां पे यही एरर था ए पार्ट में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नन ऑफ हिज फिंगर्स। ठीक है, तो हिज मतलब आदमी है, तो नन ऑफ हिज फिंगर्स, आंसर इज ए। क्लियर हो गया जितना पढ़ाया है इस वाले पेज पे? क्लियर है तो थम्स अप PW टाइगर लिखिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। टू कीप द वूल्स फ्रॉम द डोर, है ना, भेड़ियों को दूर रखने के लिए, शी इज रेडी टू टेक अप, वो ले सकती है, एनी ऑफ द जॉब। एनी ऑफ द का मतलब है बहुत सारी हैं, तो जॉब थोड़ी बोलोगे, एनी ऑफ द जॉब्स अवेलेबल, है ना, एनी ऑफ द जॉब्स अवेलेबल, जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं उनमें से कोई भी, एनी ऑफ द जॉब। अब देखो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे वर्ब देख रहे होंगे, इसकी जगह आर कर रहे होंगे। देखो ये रहे गधे, 32% गधे हैं इसमें, जिन्होंने इसमें इसकी जगह आर करा होगा अपने हिसाब से। क्वेश्चन को समझना पड़ता है, उसका मीनिंग देखना पड़ता है, रीड करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तब सही होता है। तुक्के लगाने से काम होता तो हम तो बेरोजगार होते ना। अवे की जरूरत नहीं है। तो कीप द वुल्स फ्रॉम द डोर ना, ये एक ईडियम होता है। कहने का मतलब है इतना कमा लो कि पेट भर जाए, ईडियम होता है ये। यू कैन अप्लाई फॉर एनी, अब यार एनी के साथ आप सिंगुलर पोस्ट यूज करते हैं हमेशा, एनी बॉय, एनी गर्ल, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो सिंगुलर यूज करते हैं, शुड बी पोस्ट, आंसर इज बी।
अगला क्वेश्चन है नाइदर ऑफ द फाइव एक्यूज। ये वैसा ही क्वेश्चन है कि भाई दो के लिए की बात हुई है और आगे पांच लिखा हुआ है, तो नाइदर की जगह आप नन कर देंगे बस। 90% बच्चों का ये सही होना चाहिए। देखो ये वाली बात है। अब देखो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये दुनिया का कोई भी टीचर क्या कर सकता है। अगर तुम बताओ इसमें क्या कर सकता है। दो क्वेश्चन पहले तुम्हें बताया कि भैया नाइदर का इस्तेमाल ना दो से ज्यादा के लिए होता है ना। नाइदर का इस्तेमाल दो के लिए होता है और दो से ज्यादा के लिए नन का इस्तेमाल होता है। पढ़ाया, पूरे कॉन्सेप्ट दिखाए, क्वेश्चन कराया, उसके 5 मिनट बाद तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया दो क्वेश्चन के बाद, उसके बाद भी आधी क्लास का गलत हो गया, तो क्या कर सकता है यार इसमें। कोई तुम्हें पढ़ा सकता है कोई, बताओ। ये क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन, तुम इसको भी गलत कर रहे हो, तो फिर तुमसे कोई क्या उम्मीद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी दैट इन्वेट्स। अब देखो कंप्यूटर वायरस के लिए वर्क्स लगा, ये रहा वर्ब, वर्क्स लगा, सही है। एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी, तो बायोलॉजिकल वैरायटी की बात हो रही है। इन्वेट का मतलब होता है अटैक करना, घुसपैठ करना, तो दैट इन्वेट्स जो अटैक करता है। क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। आंसर इज सी। इस चैप्टर का बहुत वेटेज है खुशी, बहुत ज्यादा वेटेज है। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता है तो आप समझ लीजिए आप अंग्रेजी छोड़ दीजिए, आपका कुछ नहीं हो सकता। आपसे बाकी चैप्टर भी नहीं होंगे अगर ये चैप्टर नहीं होगा तो, भूल जाइए। अब एक बात आप याद रखिए, चाहे नाइदर ऑफ द हो या फिर नन ऑफ द हो, इनके साथ ये बात तो बहुतों में से एक ही करेगा, बहुतों में से एक ही करेगा, तो इसके साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सो नाइदर ऑफ द फाइव प्लेयर्स हु हैव बीन गिवन अ चांस हैज टर्न द टेबल, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी। क्यों? क्योंकि आप कहना क्या चाह रहे हैं, नन ऑफ द फाइव प्लेयर्स, नन ऑफ द फाइव प्लेयर्स हैज टर्न द टेबल। ठीक है, तो आपने नन ऑफ द फाइव, नन के अकॉर्डिंग ये वाली वर्ब लगी। अब ये कहा हु हैव बीन गिवन अ चांस, तो चांस किसको मिला था, इन पांच प्लेयर्स को। तो ये वाला जो हैव लगा है ना, ये प्लेयर्स के अकॉर्डिंग लगा है, ये वर्ब है और इसका जो सब्जेक्ट है ये प्लेयर है। ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है इसका। और यहां पे जो नन है ना, नन ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब यहां लगी है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नन हैज टर्न द टेबल। कौन? नन हैज टर्न, नन ऑफ द फाइव प्लेयर्स हैज टर्न द टेबल। कौन से वाले? हु हैव बीन गिवन अ चांस, जिनको चांस दिया गया था। ठीक है, तो ये हु हैव बीन किसके लिए आया, प्लेयर्स के लिए। और नन के लिए कौन सी वर्ब आई, हैज आया। आंसर इज सी।
भाई टर्न द टेबल का मतलब होता है अपनी हालत को सुधार लेना, अगर वीक हो तो स्ट्रांग कर देना, ईडीएम जैसा है वो। 40% की बात हो रही है, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, कोई गलती नहीं है इसमें, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो याद रखिए परसेंटेज के साथ जब ये नाउन लगा है ना, प्लूरल वाला काउंट है, तो ये सिंगुलर होगा, ये मतलब ये प्लूरल ही होगा, मतलब ये नाउन प्लूरल तो ये भी प्लूरल, क्योंकि 40% से यहाँ पे मतलब नहीं है, 40% प्लूरल ही होगा, इसलिए आपने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है, आंसर हो जाएगा इसमें डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं भाई शुभम, मुझे नहीं पता हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तुम्हें किसने पढ़ाया? हाँ, 40 की स्पेलिंग जरूर ठीक कर लीजिए, FOURTY। इसमें भी कोई गलती नहीं है, नो एरर। ठीक है भाई, क्लास आपकी खत्म होती है आज की, मुझे उस आपसे कुछ बात करनी है आपको आगे पढ़ाने से पहले। ठीक है, चैट बंद करके। यार देखो, मैं ना ऐसे तुम्हारे बैच में नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं इस बैच को छोड़ दूंगा एंड यू विल गेट अ बेटर टीचर जिसके साथ तुम पढ़ लो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा। तुम साथ पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो, तुम इतना ज्यादा मतलब कर रहे हो कि मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं सिंपल सिंपल चीज है ये, 40 की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, ये वाली नहीं होती है, ये जो आप बता रहे थे यही होती है, FORTY, यही स्पेलिंग है। आपका ध्यान कहीं और है, आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं, आप सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं, मैं कैसे पढ़ा दूंगा? भाई ये सिर्फ 3.5 महीने का बैच होता है, तो कितने महीने का? 3.5। आपको इसमें आना नहीं चाहिए था, अगर आपकी औकात नहीं थी पढ़ने की तो इसमें नहीं आना चाहिए था आपको। ये 3.5 मंथ्स का बैच होता है बस। ठीक है, 3.5 महीने में मैं आपको NDA लेवल की इंग्लिश अगर तैयार कराने आया हूं, तो मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी ना आपसे। आपकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है? ये कि जो मैं पढ़ाऊं वो एग्जाम में आए, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आप मेरे पिछले सारे एनालिसिस जाके देख लीजिए, हमेशा के, अब से नहीं, जब से मैं डिफेंस वाला पे पढ़ा रहा हूं, अराउंड 4 to 5 डिफेंस, 6, अराउंड 5 to 6 NDA एग्जाम्स में पढ़ा चुका हूं, और उसमें जो भी मैंने पढ़ाया है मोर देन 75% बिल्कुल वैसा का वैसा ही आ गया है। जो मैंने पढ़ाया बिल्कुल वैसी का वैसे 75% आ गया, कहीं का भी आप एनालिसिस मेरा पुराना जाके देख लीजिए। तो भाई 3.5 महीने में मेरी भी तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी। अब मैं तुम्हें एक एक चीज का मीनिंग यहां पे नहीं बता सकता हूं, अगर मैं ये बताऊंगा तो मैं तुम्हें कुछ पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। आपके सवाल इतने ज्यादा बेसिक हैं जिससे मुझे साफ पता चल रहा है कि आप रीडिंग तक नहीं करते। यार NDA फाउंडेशन ले लो ना, फिर वहां से पढ़ो ना, अगर तुम्हारी हालत इतनी खराब है। और नहीं है तो शेड्यूल फॉलो करो। भाई हम ऐसे नहीं पढ़ा सकते तुम्हें, हमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि तुम्हें छोटी छोटी चीजों का मीनिंग नहीं पता है, बहुत छोटी छोटी चीजों का। मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं कि मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊं और क्या नहीं पढ़ाऊं।
क्या वोकैब कराऊं मैं, क्या आधी क्लास डीपीपी नहीं लगाती है। ऊपर से तुम लोग पढ़ते भी तो नहीं हो। चलो अगर कोई बच्चा वीक है पर वो पढ़ाई कर रहा है तो भी वो ठीक हो जाता है। आधी क्लास से ज्यादा ने डीपीपी नहीं लगाई है, इसका एनालिसिस मेरे पास है। तुम लोग डीपीपी नहीं लगा रहे यार, ना तुम डीपीपी लगा रहे हो, ना तुम क्वेश्चंस तुम्हें समझ में आ रहे हैं। अगर तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन लिखा है और तुम इसकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो तो भाई मैं नहीं पढ़ा सकता तुम्हें। तुम मुझसे पढ़ने के लिए नहीं बने हो, तुम फाउंडेशन बैच में आ जाओ फिर। बहुत बेसिक से खूब रीडिंग, अरे रीडिंग क्यों बताई गई, ताकि तुम इसका मीनिंग तो समझो यार। तुम इसका मीनिंग ही नहीं समझ रहे हो यार। क्या पढ़ाऊं मैं तुम्हें, क्यों आया हूं मैं ये कराने, क्यों वो कैब मैं तुम्हें करा रहा हूं। इतनी इतनी वो कैब हर क्लास में वो कैब लेके आ रहा हूं। तुम तो याद ही नहीं कर रहे, तुम तो वो कैब देख के तुम्हारी फट रही है। तुम कह रहे अरे सर वो कैब, इतनी वो कैब कैसे याद करूंगा। मत करना यार, मैं पढ़ाऊंगा नहीं तेरे को अगर ऐसा है तो। तुम लोग एफर्ट्स नहीं देना चाह रहे हो, प्रॉब्लम ये है तुम्हारे साथ। और ये शौर्या बैच में भाई एफर्ट के अलावा और कुछ नहीं चलता। 3.5 महीने का बैच है, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस। 3.5 भी नहीं है, शायद 3 ही महीने। अब तो उतना टाइम भी नहीं बता, जून जुलाई अगस्त 3 महीने बचे। वो 3 3.5 महीने के बैच में तुम टीचर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो तुम्हें बिल्कुल बेसिक से जाके तुम्हें पढ़ाएगा। क्योंकि हमें इतना तो पता है ना कि तू 10वां करके आया है। 10वां तो करके आया ना, फर्जी मार्कशीट लेकर आया 10वीं की। और 10वीं में अंग्रेजी होती है ना सबके पास कंपलसरी। तो इतनी उम्मीद तो हम भी तुमसे रखेंगे ना यार। कैसे पढ़ाऊं मैं तुम्हें, हाथ काट दिए यार तुमने मेरे। मैं कुछ पढ़ाने जा रहा हूं, बच्चा मुझसे पूछ रहा है, यहां पढ़ा रहा हूं, बच्चा मुझसे पूछ रहा है, बताता हूं इनवेट क्या होता है। मैं बताऊंगा तुझे इनवेट क्या होता है, शर्म नहीं आती तुझे। तूने एडमिशन क्यों लिया भाई बैच में अगर तुझे इनवेट नहीं पता था तो। मैं कैसे पढ़ाऊं। यू सिंपली डिस्टर्ब द क्लास। एक्यूज क्या होता है सर, कन्विक्टेड क्या होता है, भाई पढ़ लेना। पढ़ क्यों नहीं रहा तू, तू रीडिंग क्यों नहीं कर रहा। 5वीं क्लास के बच्चे नहीं पढ़ा सकता मैं, इसीलिए यहां पढ़ा रहा हूं। 5वीं क्लास के पढ़ा रहा होता तो स्कूल में पढ़ाता ना जाके। पूछ रहा है, हाँ कोई क्या पूछ रहा था मुझसे, ये बताता हूं। ये अरे टू कीप द वुल्स, ये ईडियम होता है। नहीं आ रहा समझ में तो पूछ लो सर इसका मतलब क्या होता है। मैं इसका मतलब बता दूंगा, ये ईडियम होता है। इसका मतलब है कि आदमी अपने आप को भूखमरी से बचा रहा है, कि भूखमरी से ना मर जाऊं। टू कीप द वुल्स, सर आपने यहाँ पे अवे नहीं लगाया। अबे वो क्यों देख रहे हो, अवे लगता ही नहीं है इसमें, ईडियम है ये, ऐसे ही यूज होता है। वहां एरर देख रहे हो जहां नहीं है, जो तुम्हें पढ़ाया हुआ है वो तुम्हें दिख नहीं रहा है। और बताता हूं तुमने क्या क्या किया। तुम्हें रटवाना पड़ रही है मुझे चीजें। तुम्हें इतनी सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही कि दो में से अगर एक की बात हो रही है तो एक की बात हो रही तो सिंगुलर वर्ब आएगी। 100 में से एक की बात हो रही तो सिंगुलर वर्ब आएगी। उसके लिए भी मुझे तुम्हें रटवाना पड़ रहा है। चलो ठीक है, रटवा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे सर बॉय और गर्ल तो डिफरेंट है। अबे गली का कुत्ता भी जानता है बॉय और गर्ल डिफरेंट है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इसमें ईच लगाए और ईच के अकॉर्डिंग यहां पे सिंगुलर वर्ब आए आ रही है, इज या हैज जो भी आएगा। ईच वो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके साथ कुछ भी आएगा तो तुम्हें सिंगुलर वर्ब लगानी है, क्योंकि वो नाउन भी सिंगुलर होगा। ये समझाने की तुम्हें कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें लग रहा है यार ईच तो बॉय और गर्ल तो डिफरेंट है, ऐसे सवाल तुम्हारे आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई वैरायटी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। तो सर अगर वैरायटीज होगा, प्लुरल होगा तो प्लुरल वर्ब लगेगी। ये बात तो अंडरस्टूड होगी ना। अगर मैं कह रहा हूं इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी तो ये प्लुरल होगा तो वर्ब प्लुरल हो जाएगी। सिंपल है। इसमें ऐसी कौन सी नई बात मैंने तुम्हें बता दी कि तुम ओ हो रॉकेट साइंस है तो बहुत खतरनाक है। भाई सिंपल है, इजी है, टू द पॉइंट है। बस सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए, वही तुम्हारा फूका हुआ है। हर एक क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन कोई मेरे से कह रहा है हिमालय क्यों सिंगुलर है। तूने कभी जीवन में, जिंदगी में एक बार भी कोई सेंटेंस देखा हिमालय से अपने जीवन में? अगर देख लिया होता ना तो तू मुझसे ये नहीं कहता कि हिमालय सिंगुलर है। ये प्रॉब्लम है तुम्हारी, जीरो रीडिंग है तुम्हारी, जीरो रीडिंग, जीरो इंग्लिश सेंस है किसी चीज में। पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हो। नहीं होगा यार हमसे। डीपीपी लगा लो, मैं आज वो कैब भी नहीं करा पाऊंगा तुम्हें, मेरे अंदर जान ही नहीं है यार। यार देखो यार, मैं ना जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता। ये तुम क्वेश्चन देख रहे हो, मैं चाहूं तो सब जगह तुम्हें एक ही क्वेश्चन दे, एक ही क्वेश्चन को निकालता हूं तुम्हारे लिए।
क्वालिटी क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे। किसी और सेशन में जाके पढ़ोगे आसान से क्वेश्चन मिलेंगे, जानबूझ के टफ क्वेश्चंस आते हैं ताकि इसी तरह के क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिलते हैं, और एग्जाम में से इजी मिलते हैं तो तुम आसानी से बना देते हो। नहीं हो रहा है यार हमसे। आज मैं बोलने वाला हूं कि भैया हमसे नहीं पढ़ाया जा रहा इस बैच में, हमें माफ कर दो, हम दूसरा कोई बैच पढ़ा देंगे, इसमें हमसे नहीं हो रहा, तुम्हें दूसरा टीचर मिल जाएगा, तुम उससे पढ़ लेना। हम ऐसे बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते जो अपने एफर्ट नहीं डाल रहा हो। तुम्हारे एफर्ट्स जीरो हैं हर एक चीज में, जीरो रीडिंग। ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूं। और देखो जो थोड़े बहुत हैं उनकी मुझे चिंता नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें किसी दानिश जफर की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप सिलेक्शन मार देंगे, वो बहुत सारे होते हैं ऐसे। ऐसा नहीं है जिनको मैं पढ़ाता हूँ सिर्फ वही सेलेक्ट होते हैं, बहुत ऐसे भी हैं जो मेरे बिना भी सेलेक्ट हो सकते हैं और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हैट्स ऑफ टू देम। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, गधों की बात कर रहा हूँ जो बस आ गए मुंह उठा के क्लास में। ठीक है, पढ़ना न एक न लेना दो उन्हें, जीरो रीडिंग है तुम्हारा, नो शेड्यूल फॉलोइंग, बस पूछ रहे हो आके वो कैब कैसे याद करनी है। शेड्यूल जब तू शेड्यूल फॉलो नहीं करेगा तुझे वो कैब याद ही नहीं होगी, कभी जीवन में नहीं होगी, करता रह तू। इससे पता लगता है तेरे सवाल से कि तू शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहा, समझे। आधों को पता नहीं होगा कौन सा शेड्यूल है सर, कहां दिया था शेड्यूल, ये सब नहीं हो पाएगा यार हमसे। डीपीपी कर लो, मैं भी बात कर लूंगा भाई, हम नहीं पढ़ा पाएंगे तुम्हारे बैच में। आई विश हाइपोथेटिकल सेंटेंस है तो आप इसके साथ हैड का इस्तेमाल करेंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। आई विल हैव बीन कैचिंग लॉट्स ऑफ फिश टिल द इवनिंग, तो हैव बीन कैचिंग का क्या मतलब होगा, पकड़ रहा होगा, तो पकड़ रहा होगा नहीं, आई विल हैव कॉट। द मिनिस्टर रीच देयर बिफोर द प्रोग्राम एंडेड, तो द मिनिस्टर हैड रीच्ड पहुंच चुका था। एक पास्ट परफेक्ट में बनेगा और एक पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। द एम्प्टी डेस्क सजेस्टेड दैट शी हैड ऑलरेडी गॉन होम, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। पता है मैं तुम्हारे बैच में क्यों नहीं पढ़ा रहा, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पॉइल माई सेल्फ। मैं इस चीज के लिए नहीं जाना चाहता हूं। मेरी क्लास चलती है एकदम ह्यूमरस, हंसाने वाली, मस्त पढ़ाता हूं मैं, खुश होके, जोक मार के, मजाक बना के, मैं ऐसे पढ़ाता हूं। तुम करेक्टर चेंज कर रहे हो यार मेरा, क्योंकि तुम बिल्कुल ऐसे मुंह उठा के क्लास में आ रहे हो, ना डीपीपी ना तुम्हारा शेड्यूल फॉलोइंग, एकदम कुछ पढ़ने को तैयार नहीं हो, तो भाई हम ऐसे नहीं पढ़ा पाएंगे, सॉरी। बाय द टाइम आवर फ्रेंड रीच द स्टेडियम द मैच हैड एंडेड, खत्म हो चुका था, सी इज द करेक्ट आंसर। बाय द टाइम ही wakes up the sun will have risen, है ना, जब तक वो उठेगा सूरज निकल चुका होगा, तो कोई काम हो चुका होगा, उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। एज सून एज द मूवी विल स्टार्ट नहीं होगा, कंडीशनल क्लॉज में विल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एज सून एज द मूवी स्टार्ट्स। ही इज हैप्पी बिकॉज, अब ये प्रेजेंट में है सेंटेंस, ही इज हैप्पी बिकॉज वो खुश है क्योंकि उसका असर क्या है जीवन पे, ही हैज गॉट अ प्रमोशन, क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया है। आफ्टर आई फिनिश्ड माई मील द पावर सप्लाई फेल्ड, फिनिश कर चुका था, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड। विराट कोहली इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, विराट कोहली हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग, बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा भाई उल्टा बताना है, माइजर चीप चीप स्टेक ये दोनों सिनोनिम हो गए, इसका उल्टा हो जाएगा स्पेंडथ्रिफ्ट जो ज्यादा खर्चा करता है, ठीक है। रोग, मॉर्ग, इन सब के सिनोनिम्स वगैरह मैंने आपको सोल्यूशन में दे दिया। लाइवली का मतलब होता है स्पिरिटेड, उल्टा हो जाएगा डल, बी इज द करेक्ट आंसर। रोबस्ट का मतलब होता है ह्यूज, तगड़ा, तो स्टर्डी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ग्लैड से कोई मतलब नहीं है, वीक इज द करेक्ट आंसर। सेगेशियस का मतलब होता है समझदार, वाइस तो उल्टा हो जाएगा स्टूपिड, क्योंकि ये सिनोनिम है, तो आंसर होगा बी स्टूपिड। इन दोज डेज अ वुमन प्रोफेसर वाज स्टिल एन एनॉमली, एनॉमली का मतलब होता है एक प्रॉब्लम,
कोई इरेगुलरिटी किसी चीज की, तो ये सिनोनिम है। नॉर्मैलिटी इज द करेक्ट आंसर। फोर्टे का मतलब होता है कोई स्किल। टू मेक मच प्ले ऑफ समथिंग का मतलब है किसी चीज पे बहुत ज्यादा जोर देना, तो टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। विम एंड विगर का मतलब होता है दम, एनर्जी, इंथुजियाज्म, इनविगोरेटेड, सी इज द करेक्ट आंसर। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब है जब कोई भागता है ना तो उसके हील्स आपको दिख जाते हैं, तो ये हो जाएगा रन अवे, ए इज द करेक्ट आंसर। पुट द किबॉश ऑन समथिंग, टू पुट द किबॉश ऑन समथिंग मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, कुछ होने नहीं देना, किबॉश लगा देना उस पे, है ना, बंधन लगा देना, कुछ होने नहीं देना। एजुकेटेड गैस का मतलब है ऐसी हवा में गैस नहीं छोड़ा, सोच के कॉमन सेंस लगा के फिर बताया, अ गैस बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ नॉलेज एंड देयरफॉर लाइकली टू बी करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास, और आज मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं कि तुम्हें कैसी लगी, क्योंकि ये क्लास तो मुझे ही नहीं अच्छी लगी है। व्हाट अ पैथेटिक क्लास। और इससे क्या होता है ना, शायद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़े, तुम दिन में बहुत सारी क्लास लेते हो, तुम्हारी बहुत सारी खराब होती होंगी। मेरी क्लास खराब होती है ना, मेरा पूरा हफ्ता खराब होता है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं एक अच्छी क्लास दूं, और जो क्लास होती है ना हमेशा म्यूचुअल होती है, मैं अपने आप नहीं कर सकता। अगर सिर्फ मैं चाहूं कि मैं अच्छी क्लास दे दूं तो मैं नहीं कर सकता। मुझे ऐसे बच्चे भी चाहिए होते हैं जो कम से कम वो पढ़ कर तो आए जो उन्हें बताया गया है, या कम से कम वो रीडिंग तो कर रहे हो, कम से कम उन्हें इतना तो आता हो जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। नहीं तो मैं अपना लेवल नीचे करके पढ़ाऊंगा। मुझे अगर पता होगा कि ऐसा बैच है, देखो मेरे पास एक तरीका और भी है, तुम सब भी खुश रहोगे, मैं भी खुश रहूंगा, और वो तरीका यह है कि मैं इसमें सारा कंटेंट बिल्कुल आसान कर देता हूँ। हलवा हलवा क्वेश्चन, हलवा हलवा कॉन्सेप्ट, तुम बहुत खुश रहोगे, पर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ना, इन्हीं में से फंसेगा। ठीक है, तुम नहीं करने को तैयार हो तो भाई काफी है आज के लिए। आई एम डन विद योर क्लास, थैंक यू। नहीं टीचर, कुछ ऐसे गधे पूछ रहे हैं, लैटिन वर्ड पूछे जाएंगे, अरे पागल वागल हो यार क्या तुम, तुम्हारे क्या कुत्ते उत्ते ने काट लिया है क्या? गर्मी बहुत ज्यादा दिमाग पे चढ़ गई है क्या? यार ये सब मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हारे सिलेबस में जो चीजें हैं वो मैं पढ़ाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुझे जो करा रहा हूं तू वो तो करने को तैयार नहीं है यार। तू अपने आप मुझसे पूछ रहे फॉरेन वर्ड्स आएंगे, लोन वर्ड्स आएंगे, अरे आ भी जाएंगे तो तू क्या उखाड़ लेगा? 5 नंबर के मान ले फॉरेन वर्ड्स आ गए, 10 नंबर का ही टॉपिक आ गया। भाई वो भी कराऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है कि कुछ छूटे नहीं तुम्हारा, वो मेरी जिम्मेदारी है। तुम पढ़ाने नहीं दे रहे हो यार मुझे। नहीं हो पाएगा भाई मेरे से। एक संवाद करूंगा, इस हफ्ते तुम्हारे साथ मीटिंग होगी, कल हो सकता है तुम्हारे साथ क्लास हो क्योंकि शेड्यूल में है, वो क्लास और लूंगा फॉर अ फॉर्मेलिटी। उसके बाद एक मीटिंग होगी, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा वेदर आई टीच इन योर बैच और नॉट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।